गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें रेशम कीट के रोगों के बारे में चर्चा स्टार्ट की थी और उसमें हमने कल दो रोगों के बारे में चर्चा की थी। एक कृमि रोग था, सेकंड था फ्लैचेरी। आज हम तीसरा जो रोग है वह है हरा मस्करडिन। देखिए, वैसे जो मस्करडिन बीमारी होती है वो विशेष तौर से फफूंद द्वारा होती है, वो विशेष तौर से फफूंद द्वारा होती है। अब देखिए, वैसे तो ये जो मस्करडिन बीमारी होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेशम कीट की अगर बात करें तो इसमें ये हरा मस्करडिन रोग होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। और ये जो रोग होता है फफूंद द्वारा, ये सबसे ज्यादा वियतनाम, एक देश है वियतनाम, वहां ये सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। और इसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं फफूंद, उसका नाम है स्पिकारिया ग्रासिना। स्पिकारिया ग्रासिना। अब देखिए, इसकी क्या विशेषता है हरा मस्करडिन की, कि ये जो फफूंद होता है वो रेशम कीट की जो इल्ली होती है या जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, उस पर एक काले डॉट के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। और कुछ समय पश्चात यह फफूंद जो होता है यह रुधिर में प्रवेश करके हरी नलिकाओं से मायसीलिया का निर्माण करता है। तो कहने का क्या मतलब है कि यह इल्ली के शरीर में सर्वप्रथम एक काले डॉट के रूप में उपस्थित होता है, उसके पश्चात ये इल्ली के शरीर में प्रवेश कर रुधिर में यह मायसीलिया का निर्माण करता है। मायसीलिया आगे चल के बेलनाकार बीजाणु या स्पोर का निर्माण करते हैं। अब ये बेलनाकार जो बीजाणु होते हैं ये क्या करते हैं, मायसीलिया से अलग हो जाते हैं। और ये अलग होकर, बेलनाकार जो बीजाणु है यह मायसीलिया से अलग होकर और मायसीलिया का निर्माण करते हैं, ताकि कंटिन्यू बीजाणु बनते रहें, निरंतर क्या हो, बीजाणु बनते रहें। और एक समय ऐसा आता है कि इल्ली का शरीर इस फफूंद द्वारा ग्रसित हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रक्रिया इसमें जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि रेशम इल्ली में निर्मोचन की प्रक्रिया रुक जाती है। और हम जानते हैं कि निर्मोचन प्रक्रिया का क्या मतलब होता है। निर्मोचन प्रक्रिया का मतलब होता है कि बार बार निर्मोचित करना, जिससे क्या हो, रेशम की इल्ली अगली स्टेज में पहुंचती है। और अगर निर्मोचन की प्रक्रिया रुक जाती है तो उस इल्ली का विकास रुक जाता है, और विकास रुकने का मतलब है उस इल्ली की अल्पकाल मौत हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये फफूंद जो इल्लियां होती है रेशम कीट की, विशेष तौर से वियतनाम जैसे देशों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसमें निर्मोचन की जो क्रिया होती है रुक जाती है, और निर्मोचन क्रिया रुकने का मतलब है इल्ली जो होती है उसका जो आकार बढ़ना होता है 0.4 से जो 8 सेंटीमीटर माना गया है, ये बढ़ नहीं पाता। और हम जानते हैं कि जब इल्ली का आकार नहीं बढ़ेगा, उसमें निर्मोचन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसको भूख नहीं लगेगी। और भूख नहीं लगने का मतलब है कि इल्ली की अल्पकाल मृत्यु हो जाना। तो अब देखिए, ये रोग बड़ा खतरनाक है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये रोग सिर्फ एक ही देश में, वियतनाम में ही पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि दूसरे जितने भी देश है वो इससे बचे हुए हैं। अब आता है इसके बचाव के उपाय, अर्थात इस रोग से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जहां भी इल्लियों को रखा जाता है वहां उस कमरे में, बर्तन जो प्रयोग किए जा रहे हैं या उस कमरे को फफूंद रहित कर दिया जाता है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि जिस जगह नेक्स्ट है बचाव, पहला है कमरे को
कमरे को एवं जो उपयोग में लाए जा रहे बर्तन है, अर्थात ऐसे बर्तन जो उपयोग में लाए जा रहे हैं एवं ऐसे बर्तन जो उपयोग में लाए जा रहे हैं उन्हें फुफुंद रहित कर लिया जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके साथ में उनके जो इलियां होती है, उनके जो मल होते हैं, उनकी क्या की जाती है, समय समय पर जांच की जाती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि उनकी जो इलियां होती है, उनके मल की समय समय पर जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि उसमें फफूंद के जो लक्षण होते हैं, अर्थात उनके मल में बीजाणु तो बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि बीजाणु भी कई बार क्या होते हैं, मल से बाहर निकल जाते हैं। तो उनके मल को एकत्रित करके उसकी जांच की जाती है और बीमारी का पता लगाया जाता है कि वो कहीं उसमें फफूंद तो नहीं है। दूसरा क्या है, इल्ली के मल को एकत्रित करके उसकी जांच की जाती है कि कहीं फफूंद उपस्थित तो नहीं है। तो ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इल्ली के मल को एकत्रित करके उनकी जांच की जाती है कि फफूंद तो नहीं है। और तीसरा है कि जहां भी हमेशा ये एक बात का ध्यान रखा जाता है कि फफूंद हमेशा नमी वाले स्थानों में, अर्थात जहां नमी होगी, जहां गीलान होगी, वहां फंगस या फफूंद सबसे ज्यादा फैलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जितनी शहतूत की पत्तियों की आवश्यकता है उतने को तो नमी अर्थात गीली करके रखा जाता है, लेकिन ऐसी शहतूत की पत्तियां जिनकी आवश्यकता अभी नहीं है उनको हमेशा सूखी रखा जाता है। और इस सूखी रखने का बेनिफिट क्या है, इस सूखी रखने का फायदा यह है कि इससे फफूंद नहीं फैल पाता, क्योंकि फफूंद की विशेषता होती है कि जहां नमी या गिलान ज्यादा होगी वो वहां ज्यादा होती है। अर्थात जितनी पत्तियों शहतूत की पत्तियों को इल्ली की आवश्यकता है उतनी पत्तियों को तो गीली रखा जा रहा है, बाकी जो पत्तियां होती है उनको हमेशा क्या रखा जाता है, सूखा रखा जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको भोजन के लिए उपलब्ध कराया जा सके और सेकंड फफूंद फैल ना पाए। तो थर्ड पॉइंट क्या है, शहतूत की पत्तियों को सूखा रखा जाता है ताकि फफूंद का संक्रमण ना हो। तो ये हमारा पहला जो रोग था हरा मस्कर्डिन पूरा होता है। वापस रिवाइज कर रहा हूं क्या क्या ये रोग में होता है। तो देखिए होता क्या है कि ये एक फफूंद द्वारा जनित रोग होता है। इसमें क्या होता है, फफूंद में ये जो हरा मस्कर्डिन है वो ही ज्यादा रेशम कीट में पाया जाता है। वैसे तो ये मस्कर्डिन काफी अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं फफूंद द्वारा, लेकिन अगर रेशम कीट की बात करूं तो वह हरा मस्कर्डिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब इसकी क्या विशेषता होती है कि रुधिर में प्रवेश कर माइसीलिया का निर्माण करता है। माइसीलिया से आगे बीजाणु बनते हैं, वो बीजाणु माइसीलिया से अलग होकर और माइसीलिया का निर्माण करते हैं ताकि क्या हो, बीजाणु बनते रहे। उसके पश्चात ये बीजाणु आमा से आंतर आदि भागों को संक्रमित कर देते हैं। इस कंडीशन में क्या होती है कि इल्ली में निर्मोचन की जो प्रक्रिया होती है रुक जाती है। निर्मोचन की प्रक्रिया रुकने का मतलब है कि उनमें भूख नहीं लगना और उनकी मृत्यु होना। अब बचाव का क्या उपाय है कि कमरे को या बर्तनों को जो उपयोग में लाए जा रहे हैं उनको फफूंद रहित कर दिया जाए, इल्ली के मल को एकत्रित करके उसकी जांच की जाए और पता लगाया जाए कि कहीं फफूंद उपस्थित तो नहीं है। शहतूत की पत्तियों को सूखा रखा जाए ताकि फफूंद नहीं हो। नेक्स्ट, कमरे में विशेष प्रकार के ऐसे केमिकल का समय समय पर छिड़काव किया जाए जिससे क्या हो, फफूंद ना पहुंच सके, जैसे फॉर्मेलियाइड है या ऐसे अलग बहुत सारे केमिकल्स आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनका उपयोग करके ये बात का पता लगाया जाता है कि ऐसे जो रोग है वो ज्यादा ना फैले। तो ये था हमारा आज तीसरा रोग, हरा मस्कर्डिन।
चौथा जो हमारा रोग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्रश्न आया हुआ है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, हरा मस्कर्डिन और फ्लेचेरी। तो चौथा रोग जो हमारा है वह है फ्लेचेरी। देखिए फ्लेचेरी जो रोग होता है यह विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग होता है। तो इसकी क्या विशेषता है कि यह विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग होता है। अब इस रोग की क्या विशेषता होती है कि यह विषाणु मुख द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और आंत्र एवं आमाशय भाग को संक्रमित करता है। तो आंत्र एवं आमाशय जो भाग होता है उसको ये क्या करता है, संक्रमित करता है। और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो क्या होती है कि इस कंडीशन के अंदर जो इल्ली होती है उसको सबसे बड़ी जो समस्या आती है, एक तो 3 तो कॉमन पॉइंट याद रखिएगा। पहला तो इस फ्लेचेरी रोग के कारण क्या होता है, कम भूख लगना। अब हम जानते हैं कम भूख लगेगी तो वो इल्ली क्या होगी, बड़ी नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उससे रेशम प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब अगर भूख लग भी जाए तो उसमें क्या होता है, उल्टी आना, दस्त आना, ये क्या होते हैं, ये सामान्य इसके लक्षण होते हैं। और देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है, फ्लेचेरी जो रोग होता है यह अलग अलग विषाणु द्वारा होता है। तो अभी जो अपन सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं यह है एक विषाणु द्वारा। अगर एक विषाणु शरीर में प्रवेश कर दे तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लेचेरी लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ आंत्र में होते हैं, कुछ आमाशय में होते हैं। ये तो सिर्फ एक विषाणु है, उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें भूख नहीं लगती और उल्टी आना, दस्त आना, ये इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। अब इसमें बचाव के क्या उपाय हैं और ये किन किन देशों में पाया जाता है। देखिए यह रोग होता है वो सामान्यतः भारत, मलेशिया, चाइना, ये उन देशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब इस रोग के बचाव क्या है उसके बारे में अपन अब पढ़ लेते हैं। पहला, इस रोग में सर्वप्रथम क्या किया जाता है, जहां भी इल्लियों का पालन पोषण किया जाता है उस कमरे की साफ सफाई कर दी जाती है। अर्थात ऐसा कमरा जहां कीट को पाला जा रहा है उस कमरे में और उसके जो बर्तन उपयोग में लाए जा रहे हैं उसको क्या किया जाता है, अच्छी तरह धोकर विभिन्न केमिकल का प्रयोग करके उनको क्या किया जाता है, विषाणु रहित कर दिया जाता है। तो इस रोग में सर्वप्रथम कमरे को एवं प्रयोग में आने वाले बर्तनों को, ये ध्यान है ना सभी में बचाव कॉमन ही है, कोई अलग नहीं है। तो प्रयोग में आने वाले बर्तनों को विषाणु रहित कर दिया जाता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, जो संक्रमित कीट है, संक्रमित इलियां हैं, उनको क्या किया जाता है कि जो सामान्य कीट है, जो सामान्य इलियां है, उनसे अलग कर लिया जाता है ताकि क्या हो, ये विषाणु दूसरे जीवों में ना फैले। इसके लिए जो संक्रमित कीट है, संक्रमित जो इलियां हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। अलग करके उनको क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है ताकि ये रोग क्या हो, ज्यादा ना फैले। तो नेक्स्ट क्या है, संक्रमित कीट एवं इल्ली को सामान्य सदस्यों से अलग करके
नष्ट कर दिया जाता है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो संक्रमित इलियां या कीट है उनको क्या किया गया, नष्ट कर दिया गया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है वो है कुछ विशेष रसायन होते हैं, जैसे HCl कह सकते हैं, फॉर्मेलिन कह सकते हैं। इसका क्या करते हैं, कमरे में बार बार छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या हो तो वो जो विषाणु है वो नहीं फैल जाए। तो नेक्स्ट क्या है, कमरे में समय समय पर एवं आवश्यकता अनुसार HCl एवं फॉर्मेलिन का छिड़काव किया जाता है। तो ये भी एक अच्छी विशेषता है कि समय समय पर कमरे में आवश्यकता अनुसार HCl और फॉर्मेलिन का क्या किया है, छिड़काव किया जाता है। और इसके साथ ही जो चौथा पॉइंट है कि जो कमरा है उसका तापमान है वो और नमी है उनको अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार ही रखना चाहिए, ताकि विषाणु क्या हो, ज्यादा ना फैले। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कमरे का ताप एवं नमी अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार रखा जाए। तो ये हमने अभी फ्लैचेरी के सबसे पहला जो रोग था वो था एक विषाणु द्वारा, उसमें हमने ये पढ़ा। अब दूसरी जो फ्लैचेरी की जो दूसरा पॉइंट है वह है जीवाणुविक विषाक्तता। तो दूसरा जो रोग हम पढ़ रहे हैं वह है जीवाणुविक, फ्लैचेरी के अंदर ये ध्यान रखिएगा, जीवाणुविक विषाक्तता। कोई प्रश्न है? जीवाणुविक विषाक्तता है वो फ्लैचेरी के अंदर सेकंड पॉइंट है। और इसकी क्या विशेषता होती है कि यह रोग सामान्यतः बैसिलस थुरिनजेनेसिस द्वारा, वापस रिवाइज कर रहा हूं, यह रोग बैसिलस थुरिनजेनेसिस द्वारा होता है। तो यह रोग बैसिलस थुरिनजेनेसिस द्वारा होता है। और इस रोग की सबसे बड़ी जो विशेषताएं हैं कि अगर इस रोग की जो अगर कहें तो इस रोग में क्या होता है कि यह जीवाणु जो होता है वो सामान्यतः क्या करता है, एक जहर का अर्थात विष का क्या होता है, निर्माण करता है। और इसके कारण क्या हो जाती है कि इल्ली जो हो जाती है वो अचेत होकर गिर जाती है और उसकी क्या हो जाती है, अंत में वो मर जाती है। तो यह जीवाणु एक विष का निर्माण करता है जिससे इल्ली अचेत होकर गिर जाती है एवं उसकी क्या हो जाती है, एवं उसकी क्या है, मौत हो जाती है। तो ये सेकंड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोग था वो पूर्ण होता है। तो इसी के साथ रेशम कीट का जो रोग है वो हमारे पूर्ण होते हैं। अब हमारा इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक आता है, वो आता है केंद्रीय रेशम बोर्ड, अर्थात केंद्रीय रेशम बोर्ड का क्या कार्य है। इसी के साथ हमारी ये यूनिट पूरी हो जाएगी। तो लास्ट में शुरू कर रहा हूं केंद्रीय रेशम बोर्ड। तो कई बार आते हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड के कार्य क्या हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं, या दूसरा पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड की जो स्थापना है वह 1949 में हुई थी। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसकी स्थापना हुई तो इसके उद्देश्य क्या है, सबसे पहला जो है कि इसमें वैज्ञानिक शोध अर्थात जो वैज्ञानिक निरंतर शोध करते रहते हैं एवं तकनीकी सहायता से रेशम कीट के उद्योग को प्रोत्साहित करना है। इसका मुख्य कार्य
इसका मुख्य कार्य वैज्ञानिक प्रयोग एवं तकनीकी का उपयोग करके रेशम उद्योग को बढ़ावा देना है। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि रेशम जो उद्योग है उसको विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग, अर्थात अब देखिए वैज्ञानिक प्रयोग क्या है। वैज्ञानिक प्रयोग ये है कि कोई भी इल्ली होती है वो हमेशा प्राकृतिक आवास में रहती है। अब वो कृत्रिम आवास में किस प्रकार रहेगी, कैसे उसका लालन पोषण करना है, कौन सी प्रजाति से अच्छा रेशम प्राप्त होगा, कौन सी प्रजाति कम रेशम को देगी, कौन सी प्रजाति में कोई रोग फैलने की संभावना सबसे कम होती है, कौन सा रोग किस महीने हो सकता है, कौन सा वायरस खतरनाक होता है, कौन सी तकनीक सबसे अच्छी होती है, ये सारी जो प्रक्रिया होती है उसकी जो जानकारी देता है वो केंद्रीय रेशम बोर्ड होता है, उसका कार्य होता है। दूसरा है उचित उपाय द्वारा रेशम उद्योग का विकास करना। सेकंड होता है उचित उपाय द्वारा रेशम उद्योग का विकास करना। अब देखिए उपाय का मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं, हम जानते हैं कि बीमारियां प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज जो हम बीमारी पढ़ रहे हैं अगले साल एक नई बीमारी पैदा हो जाती है। तो विभिन्न प्रकार के उपाय, विभिन्न प्रकार के संसाधनों, क्योंकि देखिए जो इसका व्यापार करते हैं वो सामान्यतः उन लोगों को विशेष प्रकार की बीमारी, संसाधनों, इनकी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे उचित उपाय के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट होता है शहतूत का कैसे वृक्षारोपण किया जाए, कैसे शहतूत के कीट को पाला जाए, कैसे उनके कोकून को प्राप्त किया जाए, कैसे उनके से धागा निकाला जाए। इसके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के वीडियो या कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि उन लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि देखिए व्यापार करना सरल नहीं है। आप जो भी व्यवसाय कर रहा है उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि शहतूत का पौधा उगता कैसे है, कौन से महीने में उगता है। जैसे अगर शहतूत के पौधे की बात करूं तो वो हमेशा जुलाई और जनवरी महीने में ही उगता है। तो अब ये पता होना चाहिए कि जुलाई और जनवरी महीने में ही वो पौधा उग रहा है, ये सबसे पहले उसको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उस पौधे को बाद में कर्तन अर्थात उसके तने को काटकर किसी दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है, तो ये भी उसको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, इसको लगाने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सीधी पंक्ति में लगाना, दूसरा होता है तिरछी पंक्ति में लगाना। तो ये भी उसको जानकारी होनी चाहिए कि शहतूत के पौधों को कैसे लगाया जाता है। नेक्स्ट, शहतूत के पौधों को लगाने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने शहतूत के पौधों को बहुत ज्यादा नजदीक लगा दिया तो भी समस्या है, बहुत ज्यादा दूर लगा दिया तो भी समस्या हो जाती है। तो ये सारी जानकारी उन जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये जानकारी दी जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शहतूत के पौधे की जानकारी, फिर नेक्स्ट रेशम कीट के पालन पोषण की जानकारी, नेक्स्ट कोकून प्राप्त करने की जानकारी, और उसके लास्ट पॉइंट होता है धागाकरण कैसे किया जाए, इसकी भी जानकारी उन किसानों को दी जाती है। तो नेक्स्ट है धागाकरण की समय समय पर जानकारी देना। तो ये भी इसके मेन उपाय, अपन को 2 पॉइंट लिखने होते हैं, मैं आपको 4-5 पॉइंट बता रहा हूं, तो ये भी अपन को ये ध्यान रखना है। और इसके साथ में नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है कि रेशम का जो अपन निर्यात कर रहे हैं अर्थात बाहर उसको भेज रहे हैं, उसकी भी क्या करना, उसकी परीक्षण कर जानकारी मुहैया कराना। अर्थात जो रेशम के उत्पाद है उनको
बाहर निर्यात कर रहे हैं उनके परीक्षण अर्थात उनकी जांच की व्यवस्था करना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग तो अच्छा माल भेज रहे हैं और कुछ लोग खराब माल भेज रहे हैं। तो रेशम के उत्पाद जो निर्यात होने वाले हैं मीन्स बाहर भेजने वाले हैं, उनकी परीक्षण की व्यवस्था करना, तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट है रेशम उद्योग से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना। स्टैटिक्स आंकड़ा बहुत जरूरी है कि भारत में कितना रेशम उद्योग है, कितना साल में रेशम का निर्माण हुआ, कितनी इससे आय हुई, कैसा ये व्यापार चल रहा है। तो रेशम उद्योग से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना, रेशम उद्योग से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशम उद्योग से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं उनको एकत्रित करना। और नेक्स्ट है कि जो रेशम कीट की जो आंकड़े हैं उनका जो आपने उसका एक डाटा बनाया है उसको भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, क्योंकि भारत सरकार कई बार ऐसे आंकड़ों को संसद में भी बताती है। तो ऐसे जो आंकड़े हैं उनको क्या करना, भारत सरकार को पेश करना। तो ये आंकड़ों को समय समय पर भारत सरकार को प्रस्तुत करना। तो ये भी इसकी एक सबसे बड़ी बोर्ड की विशेषताएं है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बेसिक जानकारी के लिए बता देता हूं कि शहतूत के पौधे को लगाया कैसे जाता है और ये कब उगता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको एक जानकारी छोटी दे देता हूं। वैसे तो अपने कोर्स में बेसिक ही है कि शहतूत का जो पौधा होता है वो बेसिकली जुलाई, दिसंबर और जनवरी महीने में जुलाई, दिसंबर और जनवरी महीने में उगता है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इस पौधे को जैसे ही उगाया जाता है इसकी जो सी हाइट बढ़ती है, इसके तने को अर्थात इसकी कर्तन को काट दिया जाता है और इसको बाद में जून, जुलाई और अगस्त में क्या होता है, बोया जाता है। और अब अगस्त में बोने की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसको बोने में दो तरीके होते हैं। पहला होता है सीधी पंक्ति और दूसरी होती है तिरछी पंक्ति। और ये ध्यान रखा जाता है कि एक बार में लगभग 400 पौधों को लगाया जाता है। तो इसी के साथ हमारी रेशम कीट पालन सेकेंड यूनिट पूर्ण होती है। अब हमारी जो तीसरी यूनिट है आगे मधुमक्खी पालन, वो अब हम कल स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम तीसरी यूनिट को पढ़ेंगे। धन्यवाद।